में जन्मे थे, देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर गए, सनातन धर्म की ध्वजावाहक के रूप में उन्होंने पूरे देश को जिस जागरण के साथ जोड़ा था, मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे, मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे। जो हट राखे धर्म को तिहि राखे करतार का उद्घोष करने वाले महाराणा प्रताप जब पहला युद्ध लड़े थे, उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी और लड़ किससे रहे थे? अकबर से। अकबर के पास 1 लाख से अधिक की सेना थी और महाराणा प्रताप के पास मात्र 22,000 की सेना थी। लगातार 30 वर्ष तक युद्ध करते रहे। अकबर को उन्होंने नाकों चने चबाने का काम किया था, अपने सारे दुर्ग सभी किलों को वापस लेने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके 4 साहबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, क्या उम्र थी? 7 साल, 9 साल, 11 साल, 14 साल, यानी युवावस्था में भी नहीं पहुंचे थे, किशोर अवस्था थी। लेकिन देश के लिए कुछ करना है। मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, इसका उद्घोष करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर लड़ी थी, उम्र थी 26 साल और अंग्रेजों को उन्होंने उस समय परास्त करने का काम किया था। फिरंगियों को मार मार करके वहां से उन्होंने भगाया था। वीर सावरकर भारत की आजादी के लिए एक ही जन्म में 2 आजन्म कारावास की सजा प्राप्त करने वाले वीर सावरकर को जब आज 2 आजीवन कारावास की सजा होती है, उम्र थी मात्र 28 साल। इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, इसका उद्घोष करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां, ये सभी 25 से लेकर के 35 वर्ष की उम्र के ही युवा थे। ये सभी एक जैसी उम्र थी और इसीलिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, कभी भी उठा लेगा। भारत के अंदर ये तो देश की परिस्थितियां ऐसी थी, उन स्थितियों में जिन महापुरुषों ने एक नई दिशा दी, देश को एक नई दिशा दी, देश की धारा को बदलने का काम किया था, वे सभी युवा थे। कोई भी उसमें अन्य नहीं था, युवा था। एक युवा क्या नहीं कर सकता? विज्ञान के क्षेत्र में भी हुआ, शोध के क्षेत्र में, इनोवेशन के लिए भी बहुत कुछ हुआ और भारत में ही नहीं, दुनिया के अंदर। कहते हैं दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेन लिपि की खोज फ्रांस के जिस वैज्ञानिक ने की थी, उसकी उम्र, लुइस ब्रेन की उम्र मात्र 15 वर्ष की थी जब उन्होंने पहली बार ब्रेन लिपि की खोज की थी। आइंस्टीन जब अपना सिद्धांत की पुष्टि कर रहा होता है तो उस समय सापेक्षता का सिद्धांत हो, उसकी उम्र 19 से 20 वर्ष थी। न्यूटन जब गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में दुनिया को बता रहा है, उम्र मात्र 23 वर्ष है। मुझे लगता है यहां उपाधि धारण करने वाले जितने भी लोग हैं 16 से लेकर 25 वर्ष की उम्र के होंगे। मुझे लगता है सभी लोग उसी से ऊपर होंगे और इसलिए आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ करने का जज्बा होना चाहिए और इसके लिए याद रखना, हमें जीवन में नवाचार को, नए शोध को और अपने आसपास घटित होने वाली हर घटना का अवलोकन करने की एक नई कार्यशैली को विकसित करने के लिए तैयार होना होगा। वो किसी भी क्षेत्र में। मुझे आज अच्छा लगा, मैं अभी जब आ रहे थे तो मैं स्पीकर साहब से ही कह रहा था, मैंने कहा देखिए यहाँ पे लोग फैकल्टी ऑफ लॉ भी लिख सकते थे, उन्होंने उसमें जुडिशरी साइंसेस लिख दिया है। अच्छा क्या, एक नया शब्द दिया।
हमारे आसपास घटित होने वाली हर घटना हमारे लिए एक अवसर होता है कुछ सीखने की, कुछ जानने की, कुछ प्रेरणा प्राप्त करने की, और उसके माध्यम से एक एक बात को नोट करके फिर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास एक अच्छी स्टडी हो जाएगी, आपके पास शोध का एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो सकता है, आपके पब्लिकेशन नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में छपेंगे। हमें आदत डालनी पड़ेगी, लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं भागना होगा। रिफॉर्म से जो समाज विज्ञान से और रिफॉर्म से पीछे भागा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर किया और रिफॉर्म से पीछे हटा, और कभी आगे नहीं बढ़ पाया, कभी आगे नहीं बढ़ पाया। याद करिए 1947 में देश आजाद हुआ, 1989 तक इस देश में केवल 0.5% लोगों के पास टेलीफोन की सुविधा थी, 0.5% लोगों के पास। 80 करोड़ की आबादी में आधे लोगों यानी 0.5% लोग, 0.5% लोगों के पास टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद थोड़ा प्रयास हुआ, ये 2% तक पहुंचा, और जैसे ही रिफॉर्म के लिए सरदार अटल जी के नेतृत्व में 1999 में कदम उठाए गए, आज भारत के अंदर 100 करोड़ लोगों के पास अपना स्मार्टफोन है, 100 करोड़ लोगों के पास, और यह सस्ता भी है। टेक्नोलॉजी जब फैलती है, विस्तार लेती है, तो सस्ती भी होती है। नहीं तो टेलीफोन के कूपन बिकते थे, टेलीफोन के लिए, लैंडलाइन टेलीफोन के लिए भी सिफारिश करवानी पड़ती थी। हर चीज को कैद करके रखेंगे, कुछ लोगों का बिजनेस में नहीं चल सकता है, लेकिन आप उससे समाज और राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। और ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें जीवन के हर क्षेत्र में सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हम प्रदेश के अंदर, हम लोग जब आए थे तो हमारी 8 कमिश्नरी ऐसी थी 18 में से जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं था। हमने कहा पहले चरण में प्रयास करो कि हर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय खोले, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय खोले। हमने खोले, आज सभी कमिश्नरी में एक एक विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सरकार की तरफ से दिया, और फिर विश्वविद्यालय के लिए निजी क्षेत्र को भी हम आगे लेकर के आए। और निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में जिन जनपदों में गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय नहीं, उन जनपदों में हमने, निजी क्षेत्र ने भी कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया है, वहां पर हम लोगों ने एक इंसेंटिव देकर के, एक पॉलिसी ला करके नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए निजी संस्थानों को प्रेरित किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 26 से अधिक ऐसे विश्वविद्यालय अब तक प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में भी बने हैं। प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के बने थे। प्रदेश में जब कोविड-19 ने दस्तक दी थी, मार्च 2020 में कोविड के बारे में हम समझने लग गए। अप्रैल में मैंने पूरी प्रदेश के अंदर की एक स्टडी कराई कि भाई मुझे बताओ कि कितने जिले ऐसे हैं जिनके पास आईसीयू नहीं है। हम आश्चर्य करेंगे, 75 में से 36 जनपद ऐसे थे जिनके पास आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। अब कोविड के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इससे बचाव के लिए हमें क्या कुछ करना है, इसके लिए अब कार्य प्रारंभ हुआ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने तय किया था कि नहीं, हम मेडिकल कॉलेज तो हमें बनाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट भी बनाए और निजी क्षेत्र को भी हम प्रोत्साहित करें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में 75 में से मात्र 8 से 10 जनपद ऐसे बचे हैं जहां मेडिकल कॉलेज नहीं तो सब में एक एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। मैं भी रामा ग्रुप से ही बात कर रहा था कि हमारे कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर अभी मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए हैं। चित्रकूट है, महोबा है, हमीरपुर है, हाथरस है, कासगंज है, संत कबीर नगर है, श्रावस्ती है। और हमने पॉलिसी भी ला दी है, हम उसमें लैंड में भी और
कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होना है उसके लिए भी हम सहयोग कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से सहयोग कर रहे हैं। जिन जनपदों में विश्वविद्यालय नहीं वहां पे कोई निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, उसमें भी हम सहयोग कर रहे हैं। यानी ये इसलिए जिससे हम एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को फिर आगे बढ़ा सके, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सके। 70 से 75 एकड़ क्षेत्रफल में प्रतिदिन 1000-1500 लोग उपचार की सुविधा प्राप्त करें, 4000-5000 लोग सीधे रोजगार प्राप्त कर लें, हजारों छात्र अपने जीवन को संवारने और सजाने के लिए तैयार हो सके, देश को अलग अलग क्षेत्र में अच्छे युवा मिल सके। ये कौन से निवेश से मिल सकता है? ये केवल शिक्षा से संभव हो सकता है, स्वास्थ्य से संभव हो सकता है, जो रामा विश्वविद्यालय ने यहां पे करके दिखाया। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, तकनीक से भागिए मत। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बोलने वालों को बोलने दीजिए, रिफॉर्म से भी मत भागिए, जो करना है करके रहिए। याद रखना, कोई भी तकनीक आती है, कोई भी रिफॉर्म होता है, उसका विरोध होता है, प्रारंभिक विरोध होगा। उनको आईना दिखाना चाहिए। टेलीकॉम के क्षेत्र में जो क्रांति देश के अंदर आई है, आज आप पूरी दुनिया आपके सामने है। टेलीकॉम में कहां तक हम पहुंच गए। मुझे याद है जब 1998 में उषा अपना फोन लेके आया था, मोबाइल फोन लेके आया था, और मोबाइल फोन लेके आया था तो उसकी एक कॉल की कीमत थी 16 रुपये। मैंने 1 महीने इस्तेमाल किया, मेरा बिल आ गया 10,000 रुपये। तो मैंने उसी दिन फोन रख दिया। मैंने कहा यार अब तो इसको रखो। आज जब मैं मोबाइल फोन देखता हूं तो इनकमिंग की और आउटगोइंग भी फ्री, और अब तो उसमें क्या क्या सुविधाएं हो चुकी है। यानी 2G को लेकर इतना बवाल हुआ था देश के अंदर, अब 3G आ गया, फिर 4G आया, 5G को लेके लोगों में आशंका थी, वह थी, लोगों ने उसको भी स्वीकार कर लिया। अब 6G की तैयारी चल रही है। ये जी का सिलसिला कहां तक आगे बढ़ता जाएगा आप देखते रहिए, उसके लिए अपने आप को तैयार करिए। 1990 के दशक में याद करिए, कंप्यूटर आ रहा था, इतना विरोध हो रहा था, रोजगार छीन लेगा, नौकरी चली जाएगी, बैंकों में हड़ताल हो गई। कंप्यूटर, आज कौन सा ऐसा घर है जिसके पास कंप्यूटर नहीं? अरे हमारी सरकार को 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट उपलब्ध करा रही है। 2 करोड़ तकनीकी, जिससे हमारा युवा अगर सक्षम नहीं होगा तो चुनौतियों का सामना करेगा कैसे? आज हम दे रहे हैं, हर संस्थान दे रहा है, लेकिन एक समय था कंप्यूटर का विरोध हो रहा था। जो भी कुछ नया आएगा प्रारंभिक विरोध होगा। ये विरोध हुआ होगा जब प्रेस आया होगा, तब भी विरोध हुआ होगा, लिखने वालों ने विरोध किया होगा, साहब हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए आप बड़े समुदाय को, पूरे समाज और पूरे देश के विकास की यात्रा को बाधित नहीं कर सकते। उनके जीवन में आने वाले परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। ऐसे ही जब जीपीएस आया तब भी विरोध हुआ। हमने कभी इसका काहे विरोध कर रहे हैं? तो मैं समझ गया कि जो तेल चोरी करते हैं लोग विरोध कर रहे होंगे, क्योंकि गाड़ियों के लोकेशन पता लग जाएगा, कहां पे कौन गाड़ी है। अन्य चीजों के बारे में भी लोगों ने शुरू किया। आखिर हर एक उसका विरोध हुआ, और विरोध हर नए कार्य का होगा, हर रिफॉर्म का होगा। अभी आप देखना, अब तो कहां तक पहुंच चुकी है दुनिया। चैट जीपीटी के क्षेत्र में हम चले गए हैं, एआई के माध्यम से आज देश ने दुनिया कहां से कहां तक पहुंच रही है। आप मुझे बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन कितने लोगों को बेरोजगार कर देगा, और क्या आप इसको रोक पाएंगे? ये रुकने से नहीं रुकने वाला है, हमें उसके बीच से रास्ता निकालना पड़ेगा। अब उससे भी आगे हम निकल चुके हैं, क्रिप्टो करेंसी में आ गए हैं, उससे भी आगे जाकर के आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं।